प्रीति झाड़ी के नीचे बिल्ली के बच्चे को बचाने गई, पर यह बिल्ली का बच्चा नहीं था। वहां एक छोटा दुबला पतला लड़का था। वह थोड़ा कमजोर और पीला दिख रहा था, पर उसकी आंखें गहरी थीं, मानो वह स्वयं यमराज हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? उन्होंने एक साथ पूछा, पर प्रीति सबसे ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसकी धीमी आवाज उसके बीमार दिखने वाले रूप से मेल नहीं खाती थी। वह भौहें सिकोड़े था, जबकि प्रीति की भौहें ऊपर उठ गईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे कहीं से हल्की म्याऊं सुनाई दी। नजर हटाते ही उसने देखा कि एक छोटा और कमजोर बिल्ली का बच्चा उसकी दूसरी तरफ से आ रहा था। ओह! उसके होंठों ने ओ का आकार लिया। बिल्ली का बच्चा यह है। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई जब उसने लड़के को देखा। मुझे लगा तुम हो। क्या वह उसे बिल्ली के बच्चे जैसा लगी? लड़के ने लड़की के गोल चेहरे को देखा और गौर किया कि उसकी नाक गुलाबी लग रही थी। उसने अपनी जीभ काट ली, यह जानते हुए कि वह जो कुछ कहने वाला था वह असभ्य होगा। यह भूखा लग रहा है और ओह, इसका एक साथी भी है। एक प्यारे रेन फ्रॉग मेंढक को घूरते हुए उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। यह देखकर लड़के ने बिल्ली को देखा और जम गया। एक रेन फ्रॉग, उसने बुदबुदाया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी हैं। प्रीति ने लड़के की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खौफनाक हाव भाव देखकर उसकी भौहें तन गईं। पहले ही यह लड़का बीमार लग रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग से धारने वाला हो। किटी, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, उसे एक जंग लगे रोबोट की तरह अपनी गर्दन घुमाते हुए देखकर। जिस पल वे आमने सामने हुए, प्रीति घबरा गई। क्या तुम मर रहे हो? मदद, मदद करो, मदद। प्रीति अपनी अतिमानवीय ताकत जुटाकर उसे उठाने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि मेंढक उसके करीब आ रहा था। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया और वह अपनी सांस रोके था जब तक कि उसकी गर्दन अकड़ नहीं गई। तुम मेंढकों से डरते हो? उसकी घबराहट कम हो गई, वह करीब गई लेकिन झाड़ी में फंसी होने के कारण स्वतंत्र रूप से हिलना मुश्किल था। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो जरा हटिए। प्रीति ने मेंढक तक पहुंचने के लिए अपना वजन उसके पैर पर डालते हुए उसका पैर छुआ, जिससे वह थोड़ा कराह उठा। उसने बिना किसी डर के उसे पकड़ लिया और जब उसने उसे उठाया तो लड़का पीछे झुक गया। तुम इससे इतना क्यों डरते हो? यह सुरक्षित है। उसने उसे आश्वासन दिया। उसे देखकर थोड़ा दुख भी हुआ। प्रीति भी कभी बच्ची थी और वह भी तब ऐसे छोटे जीवों से डरती थी। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि इन मासूम छोटे जीवों से भी ज्यादा डरावनी चीजें हैं। फिर भी वह जानती थी कि यह डर जायज है और उसे उस छोटे लड़के के लिए बुरा लगा। अब ठीक है। उसने उत्साह से सिर हिलाया, मुस्कुराई, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। तुम्हारी इस बड़ी मौसी ने इसका ध्यान रख दिया है। बड़ी मौसी, धन्यवाद। लड़के ने राहत की सांस ली। जब उसने मेंढक को अपने हाथ में लहराया तो वह सहम गया। अगर तुम मासूम जीवों से डरते हो जो तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए, उसने लगभग उसे डांटते हुए कहा। पर मुझे पता है कि शायद तुम बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लड़के ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच तो यह था कि स्थिति इसके विपरीत थी। यह तो ऐसा था जैसे बिल्ली उसे बचा रही थी। खैर छोड़ो। प्रीति ने अपना गला साफ किया, खुद को झाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हुए उसने जोड़ा, मुझे जाना होगा। और क्या तुम इसका ख्याल रख सकती हो? वह रुकी और उसे देखा। क्या मैं इसे घर नहीं ले जा सकता? उसने कहा, इस एहसान के लिए पूछते हुए थोड़ा शर्मिंदा था। लेकिन मुझे लगता है कि यह यहाँ अकेला जीवित नहीं रह पाएगा। इसे घर ले जाऊं? प्रीति ने मुंह फुलाया, क्योंकि उसकी नज़र उस दयनीय बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। वह कमजोर और छोटा लग रहा था, उसके बाल अभी भी पतले और गंदे थे। यह उसे खुद की याद दिलाता था, जिसे इतनी कम उम्र में सबने छोड़ दिया था। एक और हल्की सांस उसके होंठों से निकली जब वह मुस्कुराई। तुम इसे वापस नहीं ले सकते। क्या, अगर मैं इसे घर ले जा रही हूं, तो तुम संयुक्त कस्टडी की मांग नहीं कर सकते? उसने बातचीत की। मुझे इसे देने का मतलब है कि तुम इसे पालने में सक्षम नहीं हो। भविष्य में मुझे परेशान मत करना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वे बच्चे की कस्टडी के बारे में बात कर रहे हों? या बल्कि वह इसमें इतनी अनुभवी क्यों लग रही थी? लड़के को इससे थोड़ी असंतुष्टि हुई, लेकिन उसने जो कहा वह सही था। वह इसे पालने में सक्षम नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानता था कि वह खुद वयस्कता तक पहुंच पाएगा या नहीं। ठीक है, उसने कहा, लेकिन उत्सुक था। क्या मैं इससे मिलने आ सकता हूं? प्रीति ने विचार किया। मैं हर गुरुवार ठीक इसी समय यहां आऊंगी। तब तुम इसके साथ खेल सकते हो। यह सुनकर वह छोटा लड़का शांत हो गया। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद लड़के ने बिल्ली को सौंप दिया और प्रीति झाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसके आसपास अंधेरा छा गया। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा और हेमंत को अपने ऊपर खड़े देखा। वह नाखुश और तनाव में दिख रहा था और प्रीति तुरंत समझ गई कि उसने घर पर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। चाचा हेमंत। प्रीति ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी, दोनों हाथों में एक बिल्ली और अपनी छोटी पकड़ में एक रेन फ्रॉग पकड़े हुए। मुझे एक बिल्ली और उसका छोटा साथी मिला। उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते देख हेमंत की चिंता थोड़ी कम हुई। प्रीति, तुमने सबको चिंतित कर दिया। चलो घर चलें। ठीक है।
यह कहकर प्रीति अपने नए दोस्तों को कार तक ले गई, जबकि हेमंत ने उसकी मदद की। जब वे चले गए तो वह छोटा लड़का धीरे धीरे झाड़ी से बाहर रेंग कर निकला। उसने खुद को झाड़ते हुए सिल्वर मर्सिडीज बेंज की पिछली ओर घूरा। कितनी अजीब गुल्लक है, उसने बुदबुदाया, उसकी गुलाबी नाक और उसके गोरे रंग को याद करते हुए। उसी समय अचानक कुछ काली कारें उसके सामने आकर रुकीं। रेयांश, एक आलीशान सूट में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला बाहर आए और लड़के की ओर भागे। क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुम यहाँ बाहर क्यों हो? सर्दी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हवा अभी भी ठंडी है। युवा लड़के ने अपने बड़ों को देखा और बस इतना कहा, मैं टहलने निकला था। ओह भगवान! बूढ़ी महिला लगभग रो पड़ी, यह सोचते हुए कि यह लड़के के चचेरे भाई के निवास से 1 घंटे की दूरी पर था। अगर तुम्हें अपने चचेरे भाई के साथ रहना पसंद नहीं था तो तुम्हें दादी को बताना चाहिए था। हमने सोचा कि कुछ बुरा हो गया है, बुजुर्ग व्यक्ति ने जोड़ा। उनकी चिंताएं और फिक्र सिर्फ उसके गायब होने से ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारणों से भी थी। जिस युवा लड़के को वे रेयांश कहते थे, वह यह समझता था। हालांकि यह अभी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। दादी, दादाजी, क्या मैं हर गुरुवार को अपने चचेरे भाई से मिलने आ सकता हूँ? जब प्रीति घर आई तो अदिति और चंदन बेसब्री से पारिवारिक कक्ष में उसका इंतजार कर रहे थे। उनके बच्चे अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थे, उनके चेहरे पर एक अनिश्चित भाव था। जैसे ही उन्होंने उसे हेमंत के साथ देखा, दंपति केवल राहत की सांस ले पाए और अपनी चिंता कम करने के लिए प्रीति की ओर भागे। प्रीति, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। अदिति मोटी लड़की के सामने बैठ गई। तुम बिना किसी को बताए क्यों चली गई? तुम कहाँ गई थी? चंदन अपनी पत्नी के पीछे खड़े थे, थोड़े परेशान दिख रहे थे। उनके परेशान चेहरों को देखकर प्रीति को अपराधबोध महसूस हुआ। मेरा इरादा आपको चिंतित करने का नहीं था। छी! जैसे कि सौरभ एक कुत्ते की तरह भौंकते हुए उछला। वह शायद इसलिए चली गई क्योंकि वह माँ और पिताजी से और ज्यादा ध्यान खींचना चाहती है, वरना उसके घर छोड़ने का कोई कारण नहीं है। सौरभ, नीना ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा। ऐसे मत बनो। हो सकता है प्रीति को अपनी मौसी की याद आ रही हो या वह चीजों के तरीके से नाखुश हो। क्या प्रीति बिल्कुल भी नाखुश दिख रही थी? नीना के अनुमानों को सुनकर सौरभ का गुस्सा और भड़क उठा। नाखुश? वह अभी भी नाखुश कैसे हो सकती है जब वह जो चाहे खाती है और माँ और पिताजी का सारा ध्यान केवल उसी पर है। दंपति ने सौरभ को चिंता से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि अब तक के उनके कार्यों ने प्रीति को नाखुश कर दिया हो, और यह कि वह बस कहने में बहुत शर्माती थी। माँ, पिताजी, यह केवल यह दर्शाता है कि वह कितनी कृतज्ञ है। सौरभ ने उस पर वार करना जारी रखा, प्रीति पर आरोप लगाते हुए इशारा किया। भले ही आप उसे दुनिया दे दें, वह संतुष्ट नहीं होगी और ज्यादा चाहेगी। वह हिचकी। जब उसने अचानक हिचकी सुनी तो सौरभ रुक गया। अदिति और चंदन ने शोर का पीछा किया और उनकी आंखें उनके सामने मोटी छोटी लड़की पर पड़ी। सौरभ सही कह रहा है, प्रीति ने हिचकी ली, उस पल में जितना हो सके आंसू निचोड़ते हुए। जब माँ और पिताजी मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं तो मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ? मुझे सर्दियों में पहली बार इतनी गर्मी महसूस हुई क्योंकि मेरी मौसी हमेशा मुझे बाहर ठंड में रहने के लिए कहती थी। मैंने बस खिड़की से बिल्ली के बच्चे को देखा और मुझे लगा कि उसे मदद की जरूरत है। आखिरकार सबने उस बिल्ली को देखा जिसे वह गले लगा रही थी और उसके हाथ में छोटा टोट मेढक। हो सकता है सौरभ और मेरी मौसी सही हों, उसने अपने आंसुओं के बीच जोड़ा। मैं एक छोटी भिखारी बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त हूं क्योंकि मैं दुनिया का एक अंश भी पाने के लायक नहीं हूं। सौरभ का गुस्सा भ्रम में बदल गया। उसने अपने विचारों में कहाँ सुना कि उसे भिखारी होना चाहिए। वह इतना भी मतलबी नहीं था। ओह प्रीति, यह सच नहीं है। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए अदिति ने उसे अपने गले लगा लिया। तुम दुनिया के लायक हो प्रीति। तुम्हारी मौसी बस बुरी बन रही हैं, उन्हें एक छोटी लड़की से ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह सही है। चंदन ने हल्के से प्रीति के कंधे को थपथपाया। किसने कहा कि मेरी बेटी एक छोटी भिखारी बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है? तुम मेरी राजकुमारी हो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हारे प्रति एक और कठोर शब्द कहने की हिम्मत करता है। प्रीति और ज्यादा आंसुओं के साथ फूट पड़ी, अदिति की बाहों में नाटकीय रूप से रोने लगी। चंदन, दूसरी ओर, उसके लिए बुरा महसूस कर रहा था। जब से वह आई थी, प्रीति ने अपनी मौसी के साथ अपने जीवन के बारे में चुप्पी साधे रखी थी। यह सुनकर कि वह आमतौर पर अपनी सर्दी कैसे बिताती थी, उसका दिल टूट गया। हेमंत, जो यह सब देख रहा था, भ्रम में पलके झपका रहा था। वह छोटी लड़की जिसे वह जानता था प्यारी और मासूम दिख सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता थी। उसे अपनी उम्र के अनुसार अभिनय करते देखना अविश्वसनीय था। छी! सौरभ ने अपनी जीभ से आवाज निकाली, पीछे हटते हुए। मैंने यह नहीं कहा कि उसे भिखारी होना चाहिए। मैं बस कह रहा हूँ। चंदन ने अपने बेटे को घूर कर देखा, जिससे सौरभ के कान नीचे हो गए। चूंकि वह ठीक है, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा, अर्णव बोला, यह देखते हुए कि सब कुछ सुलझ गया है। मेरी एक परीक्षा आ रही है, इसलिए अगर कोई मुझे परेशान न करे तो मैं इसकी सराहना करूंगा। पहला बेटा उदासीनता का भाव लेकर बिना दूसरी नजर डाले पारिवारिक कक्ष से निकल गया।
मेरा प्रशिक्षण रद्द हो गया है, लेकिन मैं फिर भी अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रखना चाहता हूँ। दूसरा बेटा, हर्ष ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और वे प्रीति पर पड़ी, तो उसने थोड़ी आह भरी। प्रीति, अब और मत रो। अगर तुम अगली बार बाहर जाना चाहती हो तो सुनिश्चित करो कि तुम किसी को बताओ ताकि हम चिंतित न हों। दंपति की अभिव्यक्ति नर्म हो गई क्योंकि हर्ष ने आखिरकार प्रीति के साथ एक शब्द साझा किया। जहां तक प्रीति की बात थी, वह थोड़ी डरी हुई थी। हर्ष इतना अच्छा क्यों लग रहा था? उसने डर में सोचा, यह याद करते हुए कि यह लड़का और अर्णव कभी भी उस पर एक सांस बर्बाद नहीं करेंगे। क्या उसे बुरा लगा जब मैंने कहा कि जयश्री मेरे साथ क्या कर रही थी? सौरभ, अदिति ने बुलाया, लेकिन सौरभ ने बस गहराई से भौहें तान ली। मैं माफी नहीं मांगने वाला क्योंकि मैंने उससे यह नहीं कहा कि उसे भिखारी होना चाहिए। सौरभ चिल्लाया इससे पहले कि वह बाहर चला गया। इस बार वह थोड़ा ज्यादा घबराया हुआ था कि वह नीना के बारे में भूल गया। नीना कमजोर तरीके से मुस्कुराई क्योंकि उसने दंपति को देखा, केवल यह देखने के लिए कि उनका ध्यान फिर से प्रीति पर था। मैं समझती हूँ। अदिति मुस्कुराई क्योंकि उसकी आंखें स्नेह से घूम रही थीं। क्या तुमने उनका नाम रखा है? प्रीति ने सिर हिलाया। चलो तुम्हारे कमरे में वापस चलते हैं और हम सोच सकते हैं कि तुम उनका नाम क्या रखोगी। ठीक है। यह कहकर अदिति प्रीति को उसके कमरे में वापस ले गई। चंदन भी उनके पीछे गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पत्नी शांत हो गई थी और प्रीति भी ठीक थी। नीना पारिवारिक कक्ष में अकेली खड़ी थी, अपने माता पिता और उस नई लड़की को घूर रही थी जो धीरे धीरे उससे सब कुछ चुरा रही थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि हेमंत अभी भी कमरे में था जब तक कि वह बोला नहीं। यह ठीक है। हेमंत ने उसके सिर पर हाथ रखा, छोटी महिला को मुस्कान दी। कृपया समझो कि प्रीति 13 साल से घर से दूर रही है। वे बस खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नीना ने अपने होंठ दबाए। चाचा हेमंत, क्या आप मेरे असाइनमेंट में मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे ट्यूटर आज नहीं आ पाए। ओह, हेमंत सहमत होना चाहता था, लेकिन खुद को एक कुत्ते की तरह काम करने के बाद उसे सचमुच आराम की जरूरत थी। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन नीना तुम बहुत होशियार हो। मुझे यकीन है कि तुम इसे खुद कर सकती हो। अगर नहीं, तो तुम अर्णव की मदद मांग सकती हो। हेमंत अभी भी विनम्र था, लेकिन नीना ने भौहें तान ली। मैं जल्दी आराम करने जा रहा हूँ, उसने कहा, लड़की की आंखों में असंतोष को ध्यान दिए बिना। हेमंत ने देरी नहीं की और खुद को अपने कमरे तक खींच लिया। प्रीति का गायब होना उसके लिए काम कर गया क्योंकि वह जल्दी लौटने में सक्षम था और अब वह आराम कर सकता था। नीना ने हेमंत को समझने की कोशिश की क्योंकि वह इतना थका हुआ लग रहा था। लेकिन जब रात हुई तो वह गलती से हेमंत और प्रीति से बैठक क्षेत्र में टकरा गई, जहां हेमंत प्रीति को अपना लैपटॉप समझने में मदद कर रहा था।